Hi students, from today onwards we are going to start a new chapter arithmetic progression. आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. अरिथमेटिक मतलब जो हमारे नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स, और प्रोग्रेशन मतलब वो एक जब बढ़ते हैं, अगर किसी तरह से बढ़ रहे हैं, एक फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ रहे हैं या किसी ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन. इसी को हम आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं. इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर मैं बताऊंगा आपको एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं. एपी इट्स टर्म्स एंड डिफरेंस, उसके टर्म्स जो होते हैं और उसके डिफरेंस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा. फिर सेकेंड पार्ट में हम पता करेंगे फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी, देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी. मैंने इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. तो हम आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है एपी एंड इट्स टर्म्स एंड डिफरेंसेस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मैं कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 ऐसे करके मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ. तो यहाँ पर देखिए मेरा फर्स्ट टर्म है 2 के बाद आ रहा है 4, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 2 का हो गया. फिर 4 के बाद 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे डिफरेंस 2 हो गया, यानी कि 6 - 4 2, और 8 के बाद 8 - 6 2. तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक टर्म में 2 को ऐड करता हुआ जा रहा हूँ. तो इसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका. सो ये दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. एपी में ये जो हम ऐड कर रहे हैं नंबर को, या जो हमारा डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में, वो एक ही होना चाहिए. सभी जगह पर सभी नंबर्स के बीच में एक ही डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बनेगा. दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए कि वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है. जो डिफरेंस का नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर वो ज़ीरो भी हो सकता है. तो हम एपी जो होती है, एपी का फर्स्ट नंबर है, हम उसे डिनोट करेंगे A1 से. जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 है तो इसको हम बोलेंगे A1. फिर ये 4 है, इसको बोलेंगे हम A2. 6 को बोलेंगे A3, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको. और 8 हो जाएगा मेरा A4. इसी तरह से लास्ट का जो नंबर आएगा वो हो जाएगा AN. हमें n मतलब पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है. तो जब हम इनको नंबर दे दिया A1, A2, A3, A4, A, तो A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2. जैसे यहाँ पर A2 हमारा 4 है, 4 - 2 मैं अगर करूँगा तो वो आएगा 2, राइट. फिर नेक्स्ट A3 - A2, A3 है मेरा 6 - 4, इसको मैं करूँगा तो हो जाता है मेरा 2. इसी तरह से A4 - A3, 8 - 6, ये करूँगा तो हो जाता है 2. तो यहाँ पर देखिए तीनों जगह पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2. तो इसको हम डिनोट करेंगे D से. इन नंबर्स को हम डिनोट कर रहे हैं A1, A2, A3 से, और इनका जो डिफरेंस है उसको हम डिनोट करेंगे D से. अभी कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ. ये मैं जो कुछ भी आपको सिखा रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक से सिखा रहा हूँ. रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड. रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पे सिलेक्ट भी हो गई. शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विथ अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000. उसे सैलरी 8,000 रुपये मिल रही है. विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 इन हर सैलरी. एनुअल इंक्रीमेंट मतलब हर साल उसके सैलरी में 500 रुपये बढ़ेंगे. Her salary for the first, second and third years will be 8,000, 8,500, 9,000. तो उसे फर्स्ट ईयर में जो पहला साल रहेगा वहाँ पर उसको सैलरी मिलेगी 8,000 रुपये.
ठीक है। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी 500 रुपये। तो उसको फिर हर महीना मिलना शुरू हो जाएंगे 8500, करेक्ट। ये फर्स्ट ईयर में उसको मिल रही थी, फिर ये जो सैलरी आ रही है ये उसको मिलेगी सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में जब वो वहाँ पे काम करेगी तो उसको फिर से 500 रुपये बढ़ जाएगी, राइट। तो उसकी सैलरी हो जाएगी थर्ड ईयर में 9000। इसी तरह हर साल उसकी सैलरी बढ़ते रहेगी। ये थर्ड ईयर की सैलरी है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है डी या जो अमाउंट बढ़ रहा है वो 500 एवरी ईयर फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है। The length of a rungs of a ladder decrease uniformly by 2 centimeter from bottom to top. The bottom rung is 45 centimeters. The length in centimeter of first, second and third till 8th rung from the bottom and top respectively will be. जैसे कि हमारा ये कि ये सीढ़ी है, लैडर मतलब ऐसे हमारी एक सीढ़ी है, ओके। इस सीढ़ी का जो निचला वाला हिस्सा है वो सबसे पहले 45 सेंटीमीटर्स का है, फिर उसके बाद 43 सेंटीमीटर्स का हो जाएगा डिफरेंस। जैसे यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर्स है, तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा 43, फिर हो जाएगा 41, फिर 39 और उसके अगले हिस्से में 37। इसी तरह से उस सीढ़ी में 8 स्टेप्स हैं। तो ये 2-2 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस कम होता जा रहा है। जैसे जैसे सीढ़ी ऊंची हो रही है उसी तरह से 2-2 सेंटीमीटर्स उनका डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। थर्ड एग्जाम्पल, इन अ सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम ऑफ इटसेल्फ एवरी 3 years. The maturity amount in rupees of an investment of rupees 8000 after 3, 6, 9, 12 years will be 10,000, 12,500, 15,625 ऐसे। तो ये क्या है, हम बैंक में या कहीं पर भी हम पैसे जमा कर रहे हैं, जो पैसे हमने जमा किए हैं उसका अमाउंट जो है 3 साल के बाद 5/4 हो जाएगा। 5/4 मतलब हम कह सकते हैं कि 1.25। अगर आपने 1 रुपया जमा किया है तो वो 3 साल के बाद 1 रुपये 25 पैसे हो जाएगा, या फिर अगर आपने 100 रुपये जमा किया है तो वो 1 साल के बाद 125 रुपये हो जाएगा। 5/4 वैसे होता है। तो अगर आपने 10,000 रुपये जमा किया है तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, 10,000, 10,000 इंटू बढ़ रहा है कितना हमारा अमाउंट, 5/4 बन जाएगा। अगर 5/4 बन रहा है तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कैरी 2, 4 5 ज़ा और ये 2 जीरो। 2000 इंटू 500 हम करेंगे तो ये हो जाता है 12,500। ये कब हो गया, 3 साल के बाद हो गया। फिर अगले 3 साल यानी कि टोटल 6 ईयर्स के बाद ये फिर से इस तरह से 5/4 बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 15,625। फिर 9 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा, फिर 12 साल के बाद हो जाएगा 19,531.25। इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये भी जो है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह है। द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विथ साइड 1 2 3 यूनिट्स सी फिगर आर रिस्पेक्टिवली। जैसे 1 स्क्वायर है मतलब यहाँ पर एक ही स्क्वायर हो गया। 2 स्क्वायर 1 2 और ये 1 2, ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गए 4 स्क्वायर्स। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 स्क्वायर्स हैं। फिर यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 1 2 3, 1 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल हो गए 9। तो ये स्क्वायर्स में बढ़ रहा है। अगला स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ऐसे। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। Shakila puts ₹100 in her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by ₹50 every year. मतलब यहाँ पे शकीला क्या कर रही है, अब उसके बेटी है, उसके बेटी का एक मनी बॉक्स है, पैसों का डिब्बा है, उसमें हर साल पहले साल में वो डाल रही है 100 रुपये और अगले साल में वो क्या करेगी, वो डालेगी 150 रुपीज़, यानी कि 50 रुपये बढ़ाएगी हर साल। ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो जाएगा 200 रुपीज़, ये थर्ड ईयर का। फिर फोर्थ ईयर में हो जाएगा 250 रुपीज़।
ये 4 साल के बाद। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हर साल अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर उसने हर साल 50 रुपये बढ़ाए हैं। तो ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। तो इन एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, वी कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स दैट फर्स्ट में अगर ए है तो सेकंड में हो जाएगा ए प्लस डी, और थर्ड ईयर में हो जाएगा ए प्लस 2d, और फोर्थ में हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ये इस तरह से हमारा जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ता जाएगा। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर फर्स्ट टर्म है 6a जिसको हम कहते हैं, तो 9, 12, 15 इस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हर नंबर के बाद 3 बढ़ रहा है, तो डिफरेंस 3 हो गया। अगर डिफरेंस -3 है तो 3 कम हो जाएगा, 6 - 3 3, 3 - 3 0, 0 - 3 -3, अगला नंबर -3 -3 -6, फिर -9 -12, इस तरह से नंबर्स आते जाएंगे। इनको हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस d। एक एपी है जो कि इस तरह से है 3/2, नेक्स्ट है 1/2, उसके बाद -1/2, फिर -3/2, इस तरह की ये एपी है। हमको लिखना है इसमें ए, फर्स्ट टर्म ए क्या है, फर्स्ट टर्म ये है 3/2, ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म ए। तो ए इज इक्वल्स टू 3/2। सेकेंड टर्म जिसे कि A1 भी कह सकते हैं हम इसे, और ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। अब हमको फाइंड आउट करना है डिफरेंस। डिफरेंस जो है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 - A1। हमें पता है कि A2 - A1, A2 कितना है, इट इज 1/2 माइनस A1, A1 कितना है 3/2। तो 2 एलसीएम सेम है तो 2 ही आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा 1 - 3, 1 - 3 इज नथिंग बट -2/2, यानी कि 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो डिफरेंस यहाँ पर हो गया -1, हमारा डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से हम लोग एपी का ए टर्म और डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, 1 मार्क के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अभी इन्होंने यहाँ पर 4 हमें क्वेश्चंस दिए हैं। इन चारों क्वेश्चंस में से हमें पता करना है कि कौन कौन से एपी हैं, और अगर वो एपी हैं तो उनके नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट अगले 2 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 4, 10, 16, 22। फर्स्ट एपी के नंबर्स ये हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा A1, 10 हो जाएगा A2। तो हम क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 करें तो 10 - 4 होता है 6। देन A3 - A2 करना है हमको, यहाँ पर है A3 - A2। A3 है 16, -10 करेंगे तो अगेन 6 आ रहा है। फिर A4 - A3, 22 - 16 करेंगे तो 6। तो हम तीनों नंबर्स में देखें तो 6 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो D इज इक्वल्स टू 6। अगर डिफरेंस एक ही है तो देन इट इज अ एपी। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा, हम कह सकते हैं कि एपी है। विथ इट इज एन एपी विथ D 6। अगर इसके नेक्स्ट टर्म्स, हमको नेक्स्ट अगले 2 टर्म्स फाइंड आउट करना है तो हमारा लास्ट टर्म है 22, 22 + 6 28, एक टर्म हो गया। फिर 28 + 6 34, ये अगला टर्म हो गया। सेकेंड नंबर है, सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें जो एपी दिया हुआ है 1 -1 -3 -5। अगर इसमें हम, ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4। फर्स्ट टर्म करेंगे A2 - A1, -1 -1 हो जाएगा -2, क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, हम इनको ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 और माइनस का साइन लगा देंगे।
नेक्स्ट है A3 माइनस A2। A3 है हमारा -3 और A2 है -1। A3 -3 माइनस -1, तो ये माइनस एंड माइनस हो जाएंगे प्लस, -3 + 1 अगेन हो जाएगा -2। नेक्स्ट है A4 माइनस A3। A4 है -5 -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 3 हो जाता है -2। तो अगेन यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है हमारा, D इज इक्वल्स टू -2 इन ऑल द 3 कैलकुलेशंस। तीनों में भी डिफरेंस हमारा -2 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक AP। जब अगला नंबर है उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा लास्ट नंबर इस AP में है, लास्ट टर्म जो है वो है 5, -5 + -2, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस, -5 - 2 हो जाएगा -7, फिर -7 - 2 ये हो जाएगा -9। ये दो हो गए हमारे अगले टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वन जो है वो है -2 2 -2 2 -2, इस तरह से नंबर्स हैं। तो 2 - 2 अगर हम करेंगे तो -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 2 4 हो जाएगा। देन A3 माइनस A2 में क्या हो रहा है, -2 -2। ये देखिए ये A3 है -2 और उसमें से -2 करेंगे हम, तो -2 -2 -4 हो रहा है। यहाँ पर एक डिफरेंस है 4 और दूसरा डिफरेंस है -4, यानी कि यहाँ पे D इक्वल नहीं है, इसीलिए ये वाला थर्ड वन जो है दिस इज नॉट एन AP। फोर्थ वन 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो फर्स्ट A2 माइनस A1 करेंगे हम, A2 माइनस A1, 1 - 1 0, फिर है 1 - 1 वो भी 0। अब थर्ड में जब आ रहा है तो 2 - 1 करना पड़ेगा, A4 - A3 2 - 1 1 होता है। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंस, यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में तो सेम है लेकिन थर्ड पे अलग है। ओके, तो वो ये जो है हमारा AP नहीं होगा। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट, डज नॉट फॉर्म एन AP, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन AP। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि nth टर्म क्या होगा। सपोज एक AP है, उसके फर्स्ट 4 टर्म्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है 15th टर्म या 16th टर्म। तो हम पूरे अगर नंबर्स लिखते बैठेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड इट वोंट बी ईजी। तो इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत इजीली हम nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। nth टर्म क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा फर्स्ट नंबर है A1, हाँ, सेकंड है A2, इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये जाएगा A3 A4 A5। अगर हमें बताया जाए कि A16 फाइंड आउट कीजिए, A16 A16, तो यहाँ पर हमको 16 तक डिफरेंस को ऐड करते हुए जाना पड़ेगा, तब हमें जाके A16 मिलेगा और इसी को हम कहते हैं AN, यानी कि nth टर्म जो लास्ट में रहेगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसी एग्जाम्पल को रहते हैं। रीना की सैलरी 8000 है और उसका हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है 500 रुपीज़, 500 रुपये उसकी सैलरी में हर साल बढ़ रहे हैं। तो हमें 3 साल तक का तो पता चल गया, 8000 8500 9000 9000 तक उसकी सैलरी है। तो अभी हम nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए इजी एक फॉर्मूला है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो जानने के लिए ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए देखिए, अभी रीना की सैलरी फर्स्ट ईयर में थी 8000, सेकेंड ईयर में हो गई 8000 + 500 8500, थर्ड ईयर में हो जाएगी 8000 + 500 यानी कि 9000। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के 8000, फिर पहले उसकी स्टार्टिंग सैलरी 8000, फर्स्ट ईयर का 500 इंक्रीमेंट, सेकेंड ईयर का 500 इंक्रीमेंट, इनको मिलाने के बाद वो हो जाता है 9000। यहाँ पर जो आया 9000, यानी कि 8000 + 2 × 500, 500 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 × 500 यानी कि वो हो जाएगा 9000। ये 2 × 500 जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, थर्ड ईयर में हो रहा है, यानी कि 8000 + 3 - 1 × 500, 3 - 1 होता है 2। ठीक है, अब देखिए
ये भी रिजल्ट तो आएगा 9000। अब फोर्थ ईयर को हम आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ ईयर में उसकी लास्ट थर्ड ईयर की सैलरी थी 9000। 9000 प्लस 500 करेंगे तो उसकी सैलरी हो जाएगी 9500। ये 9500 कैसे हुई? उसकी ओरिजिनल सैलरी 8000, फिर सेकेंड ईयर में उसकी 5500 सैलरी बढ़ गई, सॉरी फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद अगेन 500, थर्ड ईयर के बाद अगेन, फोर्थ ईयर के बाद 500। तो 8000 प्लस 3 इंटू 500 हो गए उसके 9500, यानी कि 8000 प्लस 4 माइनस 1। 3 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 होता है 3 इंटू 500, ये भी होता है 9500। अभी अगर हम फिफ्थ ईयर की बात करें, फिफ्थ ईयर में क्या होगा? उसकी पिछले साल की सैलरी थी 9500। सो 9500 प्लस 500 10,000 हो गई, यानी कि 5 साल के बाद उसकी सैलरी बन रही है 10,000। वो कैसे बन रही है? फर्स्ट ईयर के 8000, सेकेंड ईयर के 500, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के और फिफ्थ ईयर के 500 रुपीज़ करेंगे तो ये 4 होते हैं। 4 इंटू 2000, 8000 प्लस 4 इंटू, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए 500, 4 इंटू 500 हम करेंगे तो 2000 होता है, तो ये हो जाएगा 10,000, यानी कि 8000 प्लस 5 माइनस 1। 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू 4। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, जब हम फिफ्थ ईयर में आ रहे हैं तो उसकी सैलरी डिफरेंस के से 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है। फोर्थ ईयर में उसकी सैलरी डिफरेंस से 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 4 माइनस 1। थर्ड ईयर में उसकी सैलरी डिफरेंस से 3 बार 3 माइनस 1, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो ईयर है या जो हमारा A1 A2 जो टर्म है, टर्म का जो नंबर है उससे एक कम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है। तो इस तरह से हम उसकी सैलरी निकाल सकते हैं। अब अगर हमको उसकी सैलरी 25 साल के बाद कितनी होगी फाइंड आउट करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिक्स्थ ईयर में कितनी होगी? 10,500, सेवेंथ ईयर में 11,000, एट्थ ईयर में 11,500, इस तरह से गिनना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, एक तरह से ये फॉर्मूला ही है, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, एन मतलब जिस ईयर की सैलरी हमको फाइंड आउट करनी, इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या रहेगी? उसमें से 1 को हमें माइनस करना है, फिर उसको डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा ए हो जाएगा 8000 और डी है हमारा 500। फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है उसको हम कहते हैं ए, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए है हमारा 8000 और डिफरेंस है 500। और एन कितना है हमारा यहाँ पर? अगर 5 साल का हम एग्जाम्पल लें जो हमने ये यहाँ पर किया है, तो इसको पहले लेके देख लेते हैं, इस हिसाब से हम कर सकते हैं कि नहीं। एन हमने 5 किया है, तो ए 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ए है 8000, 5 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 500। सो 8000 प्लस 4 इंटू 500, यहाँ पर भी देखिए 4 इंटू 500 ही था, इंटू 500, 4 इंटू 500 2000, 8000 प्लस 2000 हो जाता है हमारा 10,000। इसी तरह से अगर हमको 25th ईयर में उसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है तो एन हो जाएगा हमारा 25। तो ए 25 इज इक्वल्स टू ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए है हमारा 8000 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 500। नेक्स्ट स्टेप में 8000 हम यहाँ पर बोडमास रूल यूज़ करेंगे। अगर आपको बोडमास रूल नहीं पता तो वो मेरा बेसिक मैथ्स में बोडमास के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। तो बोडमास रूल के हिसाब से फर्स्ट हमको सॉल्व करना है ब्रैकेट, ठीक है। ये है हमारा ब्रैकेट 25 माइनस 1, तो 8000 प्लस 25 माइनस 1 हो जाता है 24 इंटू 500। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 8000 प्लस 24 इंटू 500 करेंगे तो होता है 12,000। देन 8000 प्लस 12,000 कर रहे हैं तो आंसर आएगा 20,000, यानी कि 25 साल में उसकी सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपीज़। ये था हमारा फाइंडिंग nth टर्म। अब फाइंडिंग nth टर्म के कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जो बुक में दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2, 7 एंड 12। एक AP दिया हुआ है 2, 7, 12। तो यहाँ पर हमारा A है
2, फर्स्ट टर्म जो है 2 है, डिफरेंस कितना है 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, तो d इज इक्वल्स टू 5। और हमें फाइंड आउट करना है 10th टर्म, यानी कि n हो जाएगा 10। हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए 10 कितना हो जाएगा हमारा, ए 10 इज इक्वल्स टू ए है हमारा 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 प्लस 10 माइनस वन, एन माइनस वन करना है तो 10 माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारा 5 है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 2 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 47। सो द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 47, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग, आगे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज माइनस 81। अभी हमारे पास एक एपी है 21 18 15, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स, तो हमें इसमें जो माइनस 81 है ये कौन सा टर्म है, n कितना है वो पता करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हमको पता करना है कि इस एपी में ज़ीरो भी कोई टर्म है क्या, अगर है या नहीं है तो हमें उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब इस एपी में हमारा a है फर्स्ट टर्म 21, a इज इक्वल्स टू 21, डिफरेंस 18 माइनस 21 करेंगे तो आ जाता है -3, सो d इज इक्वल्स टू -3। हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि 81 कोई टर्म है या नहीं, तो a n हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि a n इज इक्वल्स टू -81, हमें फाइंड आउट करना है n को। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, एज a n इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब a1 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है -81, सो a n माइनस 81 इज इक्वल्स टू a कितना है 21 प्लस n माइनस वन, n हमें पता नहीं है तो n माइनस वन ऐसे ही रहेगा, इंटू डी, डी कितना है -3 है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स को इस वाले ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है, तो -3 इंटू एन करेंगे तो -3n हो जाएगा, फिर -3 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम -81 को अभी फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, 21 प्लस 3 ये हो जाएगा 24 माइनस 3n, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 24 को RHS से हम LHS में शिफ्ट कर लेंगे, तो -81 यहाँ पे +24 है, LHS में आने के बाद हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू -31। -81 -24 अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है 105, 105 -105 इज इक्वल्स टू -3n है। तो दोनों साइड्स में माइनस फिगर्स हैं, तो हम इनको माइनस को हम प्लस कर लेंगे, +105 प्लस 3n, तो यहाँ पर हो जाता है 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू 1n है, इसको हम अगर शिफ्ट कर लें तो ये डिवाइड हो जाएगा, पोजीशन अगर इसकी शिफ्ट कर लें RHS से LHS को ले लें तो 105 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n, 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 35, सो ये n हो जाएगा हमारा 35। हमें फाइंड आउट करना था n की वैल्यू n 35, यानी कि इस एपी में जो आगे चल के 35th नंबर आएगा वो होगा -81, therefore the 35th term of the given AP is -81। Next we want to know if there is any n for which an is equals to 0। अभी हमें ये पता करना है कि कोई ऐसा नंबर भी है, कोई ऐसा टर्म भी है जहाँ पर an 0 रहेगा। इफ सच एन n इज देयर देन, अगर वैसा नंबर है तो क्या हो जाएगा, अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 21 प्लस n माइनस वन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जैसे 81 था वैसे यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो 21 माइनस 3 प्लस 3, ये -3n कैसे हो गया, -3 इंटू एन करेंगे तो हो जाता है -3n, -3 इंटू 3, -3 इंटू -1 प्लस 3, फिर 21 प्लस 3 24 माइनस 3n, 24 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 3n इज इक्वल्स टू -24। अब अगेन दोनों नंबर्स में माइनस माइनस है तो इनको हम प्लस कर लेंगे, माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, तो
3n इज इक्वल्स टू 24, n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 3n में, 3 इंटू n है, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और 24 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम कर रहे हैं तो आंसर आएगा 8। सो n इज इक्वल्स टू 8, यानी कि इस AP का जो यहाँ पे AP दिया हुआ है इसको हम कंटिन्यूसली लिखें तो ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, जो इसका 8th टर्म आएगा वो होगा 0। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 बोल रहा है डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। इन्होंने क्या कहा, अब AP यहाँ पे नहीं दिया है, ना ही A बताया है, ना ही इन्होंने D दिया हुआ है, लेकिन हमें बोल रहे हैं कि एक ऐसा AP है जिसका थर्ड टर्म, ओके, जैसे हमारे टर्म्स होते हैं A1, A2, A3, इस तरह हमारे टर्म्स होते हैं। तो थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है, A7 जो है वो 9 है। इसके बेसिस पे हमको बनाना है AP क्या है ये फाइंड करना है। तो A3 इन्होंने दिया हुआ है, A3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A तो ऐसे ही रहेगा 3 इंटू D माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, 2 इंटू D 2D, तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5। और इसी तरह से बोल रहे हैं A7 जो है वो A प्लस 7 माइनस 1, 7 मतलब n की जगह पे 7 है, 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 9। थर्ड टर्म 5 है, सेवेंथ टर्म 9 है, तो ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस बन गए। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। आप शायद जब लीनियर इक्वेशंस चैप्टर पढ़ा है आपने तो जानते हैं वहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करके इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 9 और फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5। तो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन हम लोग करते हैं। A है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस और माइनस हो जाएगा, A माइनस A यहाँ पे कट हो जाएगा, प्लस प्लस ये कट हो जाएगा, 6D माइनस 2D होता है 4D और 9 माइनस 5 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 4D इज इक्वल्स टू 4 है, तो D इज इक्वल्स टू 4/4, क्योंकि जो 4 इंटू D है इसको मैंने LHS से RHS में शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा डिवाइड, 4/4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1, तो हमें मिल गया डिफरेंस 1 है। तो हम अब जब D हमें पता चल गया डिफरेंस 1 है तो हम क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें D की जगह पे वैल्यू चेंज कर देंगे, D इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5, यानी कि A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 1 होता है 2, A प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, A इज इक्वल्स टू प्लस 2 को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, प्लस 2 को RHS में शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होता है 3, तो A की वैल्यू हमारी आ गई 3 यहाँ पर। तो उस हिसाब से फर्स्ट A हो जाएगा 3, अब डिफरेंस कितना है 1 है, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, इस तरह से हमारी AP बन जाएगी। अब ये क्या करिए, हुज थर्ड टर्म इज 5, अब चेक कीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 4 एंड थर्ड टर्म 5 है, तो हमारा AP करेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसी तरह से अगर आप 9 टर्म तक, 7 टर्म तक देखोगे तो आंसर आपको 9 आ जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल 6। चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23। इन्होंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया 5, 11, 17, 23। इनका अगर ये AP है तो इनका जो 301 है कोई टर्म है क्या, अगर यहाँ पर देखें तो डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6, यानी कि डिफरेंस है D जो है हमारा बन गया है D इज इक्वल्स टू 6, एक AP है। अगर A एक AP है तो इसमें 301 कोई टर्म आ रहा है क्या, जैसे नेक्स्ट टर्म इसमें हो जाएगा 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 6
35, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो जब ऐसे बढ़ाएंगे तो 301 कोई इस लिस्ट में आ रहा है क्या, या इस नंबर में आ रहा है क्या। तो हमारा a जो है वो है 5, फर्स्ट टर्म है 5 और डिफरेंस है 6। हमें पता करना है 301, सो हम 301 को एज्यूम कर लेते हैं कि वो an है। तो हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमने कितना लिया है, 301 लिया है, इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इंटू 6। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 6 इंटू n 6n हो जाएगा, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6। उसके बाद 5 माइनस 6 माइनस 1 होता है, तो 301 इक्वल्स टू 6n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, 6n इक्वल्स टू 301 माइनस 1 को अगर हम शिफ्ट कर लें तो हो जाएगा प्लस 1, तो 301 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 302 डिवाइडेड बाय 6। 6 इंटू एन है, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा LHS RHS रूल के हिसाब से। अब ये 2 से डिवाइड होते हैं और इसका आंसर आएगा 151/3। लेकिन हमारा 151/3 n नहीं हो सकता, क्योंकि वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे AP में कहीं पर भी फ्रैक्शंस नहीं है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। सो हम कह सकते हैं कि 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या कर रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अभी ये कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट्स नंबर मतलब जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 1 2। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर्स? 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं 10 से और ये ख़त्म होंगे कहाँ पर, 99 पर, राइट। 99 पर ये ख़त्म होंगे। 10 से लेके 99 तक पूरे 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं। सो 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से 99 तक जो भी नंबर्स हैं वो 2 डिजिट नंबर्स होंगे। तो हमें पता करना है ये 10 से लेके 99 तक, यानी कि टोटल 90 नंबर्स होंगे। ये 90 नंबर्स में से कितने नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 से कितने नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब फर्स्ट हम बना लेंगे एक AP या लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड करते हैं वो होता है 12, फिर 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, इस तरह से ये नंबर्स आएंगे हमारे 99 तक। क्या ये AP है? यस, ये एक AP है और इसका A जो है फर्स्ट टर्म है 12 और डिफरेंस है 3। अभी AN जो है हमारा लास्ट नंबर है 99। तो हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN हमें पता है कि वो है लास्ट नंबर 99, इक्वल्स टू A कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में हम 12 को RHS से LHS में ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 99 माइनस 12। फिर यहाँ पर 3 इंटू n 3n, 3 इंटू माइनस 1 3, ठीक है। तो 99 माइनस 12 हो जाता है 87, और 3 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो हो जाएंगे प्लस 3, माइनस 3 इस तरफ LHS से RHS में जब आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3n। 87 प्लस 3 90, 3n इज इक्वल्स टू 90, n इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3n मतलब 3 इंटू n RHS में आने के बाद वो हो जाएगा 90/3। 90/3 होता है 30, सो n इज इक्वल्स टू 30। सो देर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो 30 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे 2 डिजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 8 पूछ रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 एंड 62। एक AP है 10, 7, 4 इस तरह से, इसका लास्ट टर्म है 62 तक। अब हमें पीछे से गिनती करनी है, -62 उसके पहले का एक नंबर आएगा, ऐसे ऐसे करके 11th टर्म जो है पीछे से 11th टर्म जो है उसका वो क्या है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमारा A तो है 10th और डिफरेंस है 7 माइनस 10 माइनस 3, और हमारा लास्ट टर्म उसको हम L में भी लिख सकते हैं, वो है
-62, या इसे हम ए एन भी कह सकते हैं, -62 है। L इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारा जो L है वो क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए एन जो है। टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। तो हमें 11th टर्म फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं। तो हमारा लास्ट टर्म है -62 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एन माइनस वन माइनस 3, यानी कि हमें अभी फिर यहाँ पे n फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्लस 10 LHS में आ जाएगा, -62 माइनस 10 जो कि हो जाता है -72, फिर ये -3 इंटू एन -3n -3 इंटू -1 प्लस 3 -3n प्लस 3, फिर ये जो +3 है इधर आके -3 हो जाएगा। सो -72 -3 हो जाएगा -75 -3n, दोनों जगह पे माइनस है तो हम उसको कैंसिल करके प्लस बना लेंगे। सो n इज इक्वल्स टू 75/3 25, तो हमारे हो गए 25 हमारा टोटल टर्म्स है इस AP में। जो ये वाला AP है इसके टोटल टर्म्स है 25। अब नेक्स्ट हमको लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करना है। लास्ट से 11th टर्म मतलब वो हो जाता है 15th टर्म, ठीक है। 14th नहीं होगा, हमें 25 माइनस 11 नहीं करना है, 25 माइनस 10 करना है। 25 माइनस 10 करेंगे तो वो आता है 15th टर्म जो है हमारा, वो लेफ्ट से 15th टर्म 1 2 3 इधर से 15th टर्म जो रहेगा वो लास्ट से आते हुए बन जाएगा 11th टर्म। ओके, फर्स्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो 15th टर्म, और अगर लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो 11th टर्म आ जाएगा। सो A15 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 15 माइनस 1, यहाँ पे n 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस -3, दैट इज 10 माइनस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 3 45 भी हो सकता है, हाँ 42 हो जाता है। तो 10 माइनस 42 या 45 प्लस 3 हो जाता है -32। सो A15 है -30, सो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। एग्जाम्पल 9th, एग्जाम्पल 9th क्या कर रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अभी पहले क्या करें कि 1000 रुपये 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। हमें फर्स्ट हर साल का इंटरेस्ट कितना होता है ये कैलकुलेट करना है। फिर अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या है कि AP बन रहा है वो चेक करना है। अगर वो AP बन रहा है तो 30 ईयर्स के बाद हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, जो 30th ईयर है वहाँ पर इंटरेस्ट कितना होता है वो हमें पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा P मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, या कितना टाइम के लिए है। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर है 1000 और रेट है 8/100 इंटू टाइम हम ले रहे हैं 1 ईयरली। सो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल 1000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 80 रुपीज़। एक साल के बाद इतना इंटरेस्ट हो जाता है। 2 साल के बाद इंटरेस्ट क्या होगा 100 इंटू 8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स हो गए, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 160। इसी तरह से 3 साल के बाद 1000 इंटू 8 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स हो रहे हैं, अपॉन 100, ये हो जाएगा 240 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे एवरी ईयर के इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से हम 4th 5th ईयर का भी इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले पता करना है हमको क्या AP है या नहीं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट हो रहा है 80 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 160 और थर्ड ईयर में 240 हो रहा है। तो इट इज़ एन AP। इससे हमें पता तो चल गया कि एक AP है जिसमें A जो है वो 80 है और डिफरेंस भी 80 है। A 80 नहीं रहेगा, हाँ A भी 80 है और डिफरेंस भी 80 है। सो टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द 30 ईयर्स वी शैल फाइंड A30। हम A30 को अगर फाइंड आउट कर लें तो वो इंटरेस्ट रहेगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। सो A30 इज इक्वल्स टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D।
ए है 80 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डिफरेंस, ये हो जाता है 2400 रुपीज़. So the interest at the end of 30 years will be rupees 2400. ये interest at the end of 30 years 2400 हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th, जो कि इस पार्ट का लास्ट एग्जाम्पल है. इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second row and 19 in the third row and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? एक फूलों का बगीचा है. उस बगीचे में जो फर्स्ट रो है इस तरह, या रो हमारी इस तरह बन जाती है, किसी भी तरह ले लो, उसमें है 23 रोज प्लांट्स. सेकंड में है 21 और थर्ड में है 19, इसी तरह से. और बढ़ते बढ़ते जो लास्ट रो है उसमें है 5 रोज प्लांट्स, 5 रोज प्लांट्स. हमें पता करना है कि ये कितने रोज हैं. अभी इन्होंने फर्स्ट के 3 बता दिए और लास्ट का बता दिया. यहाँ बीच में कितने हैं ये हमें पता नहीं है, तो हमें पता करना है कि टोटल रोज कितने हैं. तो 23, 21, 19, तो यहाँ पर इस तरह से एक एपी बन रहा है. क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है इनका -2 है. 21 माइनस 23 -2, 19 माइनस 21 -2, और ए एन जो लास्ट का रो है वो है 5. अब ए है 23, डिफरेंस है -2 और ए एन है 5. हमें पता है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन दिया हुआ है 5 इज इक्वल्स टू 23 ए है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है -2. फिर हम 23 को LHS RHS से LHS को शिफ्ट कर लेंगे. जो 23 है वो हो जाएगा -23. -23 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एन, -2n, -2 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा. अब 5 माइनस 23 हो जाता है -18, और यहाँ पर जो +2 है इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -2n. -18 -2 हो जाता है -20. सो -20 इज इक्वल्स टू -2n. दोनों जगह पे माइनस है तो हम उसको कैंसिल करके प्लस कर लेंगे. सो n इज इक्वल्स टू 20/2, दैट इज 10. तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 10. अगर n 10 है इसका मतलब है कि वहाँ पे 10 रोज ऑफ फ्लावर बेड्स हैं. सो इस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. nth टर्म को फाइंड आउट करना हमने सीख लिया, और एपी कैसे बनती है वो भी हमने जान लिया. अगला जो सेशन है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे n टर्म्स हैं उनका टोटल कितना होगा. जैसे यहाँ पर है 23, 21, 19, इस तरह से 5 तक है. अगर इन सभी टर्म्स को हम लोग ऐड कर लेंगे तो उसका टोटल कितना आता है. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे 1 है, 2, 3, 4, इस तरह से हमारे नंबर्स 100 तक नंबर्स हैं. तो अगर हमने इन सभी टर्म्स को ऐड कर दिया तो उसका टोटल कितना आएगा ये हम पता करेंगे अगले पार्ट में. Okay, that part is also going to be very interesting. So if you have not subscribed to my channel, please subscribe so you will come to know about my upcoming videos. Whenever I post my videos, you will come to know about them. And do share my videos with your friends and family so that they can also learn from these videos. So let's meet in the next part of this arithmetic progression. Thank you.